In the previous lecture, we have started to deal with the concept of retarded and advanced potential. So actually, this is second part of the same lecture. As you have seen, we have started to find the solution of the Maxwell's two inhomogeneous equations in terms of the electrodynamic potentials A and phi. And some of the important results we have obtained actually in the previous lecture, but this is actually the concluding lecture on the same subject. So for your convenience, I have mentioned here the important results which we have obtained in the previous lecture. इनफैक्ट आपने देखा था कि मैक्सवेल का दो इनहोमोजेनियस इक्वेशन हमें मिलता है चार इक्वेशन के जगह पर, जब हम लोग मैक्सवेल के इक्वेशन को इलेक्ट्रोडायनामिक पोटेंशियल ए, जिसको आप वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं, और फाई, जिसको स्केलर पोटेंशियल कहते हैं, इसके टर्म में जब आप इसको एक्सप्रेस करते हैं। और फिर हमने आपको बताया था कि मैक्सवेल का वह जो दो इक्वेशन है, उस दोनों इक्वेशन को एक सिंगल इक्वेशन के टर्म में हम लिख सकते हैं, और जब सिंगल इक्वेशन के टर्म में आप मैक्सवेल के दो इक्वेशन को लिखते हैं, आपको याद होगा, तो ये इक्वेशन हम लोगों को मिला था। दिस इज डी एलम्बर्सियन साई ऑफ आर टी इक्वल टू माइनस जी ऑफ आर टी। याद कीजिए, हमने बताया था कि यहाँ जो फंक्शन साई है, यह साई एक्चुअली ए और फाई दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और ये जो g है, इसको हम लोग कहते हैं सोर्स फंक्शन। स्मॉल g इज नोन एज सोर्स फंक्शन, एंड एक्चुअली दिस सोर्स फंक्शन रिप्रेजेंट्स बोथ सोर्सेस। दैट इज जो फाई का सोर्स था, जिसको हम चार्ज कहते हैं, उसको चार्ज डेंसिटी रो से लिखा था, और ए जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, उसका सोर्स था करंट डेंसिटी जे। तो एक्चुअली रो और जे बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस सोर्स फंक्शन जी, आपने देखा था। फिर हम लोगों ने इस इक्वेशन को एक्चुअली एक्सप्रेस किया था, ये जो हमारा बॉक्स ऑपरेटर है या डी एलम्बर्सियन ऑपरेटर है, जब आप इसको डिफाइन करते हैं इस रूप में कि बॉक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेल 2 बाय डेल टी स्क्वायर। ये मीनिंग है डी एलम्बर्सियन ऑपरेटर का। इस मीनिंग को लेकर के हमने स्टार्ट किया था इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करना, और फिर फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया था। साथ ही साथ आपने एक यूनिट पोटेंशियल सोर्स माना था, और हमने आपको बताया था कि जब आप यूनिट पोटेंशियल का सोर्स मानते हैं, तो उस स्थिति में एक्चुअली जो एप्रोप्रिएट हमारा पोटेंशियल फंक्शन होता है, वह कहलाता है ग्रीन्स फंक्शन, जिसको आपने इस कैपिटल जी सिंबल से डिनोट किया है, ठीक है। और फिर इस ऑपरेटर के यूज से हमें यह इक्वेशन मिला था। साथ ही साथ ऐसे कंडीशन में जो सोर्स फंक्शन होता है स्मॉल जी, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज डिराक डेल्टा फंक्शन। तो ध्यान दीजिए कि यूनिट पोटेंशियल का सोर्स मानने के बाद हम लोग जी को रिकॉग्नाइज करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा आर माइनस आर प्राइम से, और जो पोटेंशियल फंक्शन है वह ग्रीन्स फंक्शन जी ऑफ आर आर डैश्ड। एक खास बात इसमें यह होती है कि जो ग्रीन्स फंक्शन है वह आर और आर प्राइम दोनों का फंक्शन होता है, जहां आर फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है और आर प्राइम सोर्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। फिर इसी तरह से जब आप एक यूनिट पोटेंशियल के बजाय कंप्लीट पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, और तब आप फंक्शन साई ओमेगा ऑफ आर को फाइंड आउट करते हैं, तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने इसको लिखा था इंटीग्रल जी ओमेगा ऑफ आर प्राइम कैपिटल जी ऑफ आर आर प्राइम डी वी प्राइम, जहाँ डी वी प्राइम एक्चुअली सोर्स पॉइंट के अराउंड एक एलिमेंट्री वॉल्यूम है। चूँकि सोर्स पॉइंट आर प्राइम पॉइंट पर है, इसलिए एलिमेंट्री वॉल्यूम को डी वी लिखने के बजाय हमने डी वी प्राइम लिखा है, ठीक है।
और ऐसी स्थिति में अगर आप इस पोटेंशियल फंक्शन जो कि कॉम्प्लेक्स या जनरल कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन है साई ऑफ आर टी, जो ए और फाई दोनों को रिप्रेजेंट करता है, उसे अगर फाइंड आउट करें तो ये जो साई ऑफ आर टी है दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ओमेगा ऑफ आर टाइम्स ई रेज टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी ओमेगा। तो इतना इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। एक्चुअली हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अब हमारा एम फर्स्ट ऑफ ऑल है ग्रीन्स फंक्शन जी को इवेलुएट करना, उसको फाइंड आउट करना। अब कैसे इसको इवेलुएट करेंगे और फिर रिटार्डेड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, इस बात को अब आप समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए वही चीज़ हमने यहाँ फिगर में दिखाया कि जो वो कोई आर्बिट्रेरी ओरिजिन है, ओ प्राइम आपका सोर्स पॉइंट है, पी आपका फील्ड पॉइंट है, और सोर्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो आप जानते हैं इसको आर प्राइम से डिनोट करते हैं और फील्ड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं। ऐसी स्थिति में सोर्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखते हैं कैपिटल आर, जो कि आर माइनस आर प्राइम होता है। ठीक है, आर माइनस आर प्राइम जो आप यहाँ फिगर में देखिए। तो ये सारी बात हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब देखिए, अब ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट पिछले क्लास में निकाला, इक्वेशन नंबर 2, एक्चुअली इस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर हम लोग लिखना चाहते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के केस में, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल से मतलब है हमारा कि वैसा पोटेंशियल जो इनफैक्ट पॉइंट आर इक्वल टू 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो ऐसे स्थिति में स्फेरिकली सिमेट्रिक सिचुएशन के केस में अगर हम इस लाप्लासियन जी को डिफाइन करें, एक्चुअली जो हमारा लाप्लासियन ऑपरेटर होता है, उस लाप्लासियन ऑपरेटर को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक सिचुएशन में इस रूप में कि डेल स्क्वायर जी इक्वल टू 1/r d2 बाय dr स्क्वायर आर जी। डेल स्क्वायर ऑपरेटर का मीनिंग लिखेंगे स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के केस में, तो यह हो जाएगा 1/r d2 बाय dr स्क्वायर आर जी। अब इसी को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, जो सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल ही आसान है। तो देखिए, हम लोग इसको अगर यूज कर देते हैं इस इक्वेशन में, जो हमारा इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, तो आपने इनफैक्ट डेल स्क्वायर जी को स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के केस में डिफाइन कर दिया, उसमें ऐड करेंगे अब इस टर्म को एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस दिस मच। तो इनफैक्ट हम लोग इस रिजल्ट का उपयोग इक्वेशन 2 में करने जा रहे हैं। तो डेल स्क्वायर जी के जगह पर आपने ये लिख दिया जो आपने अभी डिफाइन किया था, एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जी एंड इक्वल टू डिराक डेल्टा फंक्शन। पर ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर हम लोग बात करते हैं एक पॉइंट जहाँ पर आर प्राइम के बराबर है, आर इज इक्वल टू आर प्राइम, तो आर अगर आर प्राइम के बराबर है तो वैसी स्थिति में जो कैपिटल आर है दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड दैट इज कॉल्ड एक्चुअली सिंगुलरिटी। सिंगुलरिटी का मीनिंग क्या होता है? सिंगुलरिटी का मतलब वह फिजिकल कंडीशन जिस फिजिकल कंडीशन में कोई भी फिजिकल लॉ वैलिड नहीं होता है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर r इक्वल टू 0 हम लोग ले लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो टर्म होगा 1/r, ये या जहाँ भी डिनोमिनेटर में r आ जाएगा, इनफैक्ट वह टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। तो r इक्वल टू 0 को हम लोग बोलते हैं सिंगुलरिटी। तो इस सिंगुलर पॉइंट को छोड़कर उसके नेबरहुड की बात करें जहां आर प्राइम के बराबर नहीं होता है, तो आप जानते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन का यह प्रॉपर्टी है कि इफ़ r इज नॉट इक्वल टू आर प्राइम देन डिराक डेल्टा फंक्शन विल बी इक्वल टू 0।
तो हम वैसे पॉइंट पर ही एक्चुअली सॉल्यूशन जानने जा रहे हैं जो r बराबर 0 के नेबरहुड में है, जहां स्मॉल r और स्मॉल r प्राइम इक्वल नहीं है। इसलिए डिराक डेल्टा फंक्शन का वैल्यू क्या रख दिया, 0 के बराबर। इज इट ओके? सपोज कीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए, अब ये जो k है दिस इज एक्चुअली वेव वेक्टर, और आप जानते हैं, आप पढ़े हैं पहले भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में कि वेव वेक्टर ओमेगा बाय c के बराबर होता है। ओमेगा ओवर c इज कॉल्ड वेव वेक्टर या वेव नंबर भी इसको कहते हैं। तो यहाँ जो है ओमेगा स्क्वायर बाय c स्क्वायर, हमने इसको लिख दिया k स्क्वायर। इज इट ओके? अब अगर आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दें तो फर्स्ट टर्म में क्या होगा, दिस r विल कैंसिल आउट, सो योर टर्म विल रिमेन d2 बाय dr स्क्वायर rg, और सेकेंड टर्म में r से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस विल बी k स्क्वायर rg एंड दिस इक्वल टू 0। RHS में 0 है, कैपिटल R से मल्टीप्लाई करने के बाद भी यह 0 ही रहेगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इनफैक्ट दिस इज जस्ट इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप याद करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लिखते हैं हम लोग d2x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ SHM। और SHM के इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, ये सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज इन द फॉर्म a e टू द पावर प्लस माइनस i ओमेगा t। ऐसे यह कई फॉर्म में लिखा जाता है। आप साइन के टर्म में भी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, कॉस के टर्म में भी, कोई भी इनफैक्ट ऑसिलेटरी फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक इसी तरह सोचिए कि अगर हम इस इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 2 को, तो जहां हमने अभी कैपिटल X लिखा है इस इक्वेशन में, उसके जगह पर क्या है, RG। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे वह RG लिखेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू a e टू द पावर प्लस माइनस i के r। ओमेगा जहां यहाँ आप लिख रहे हैं SHM की इक्वेशन में, उसके जगह पर क्या है, k है। सो सॉल्यूशन विल बी RG इक्वल टू a e टू द पावर प्लस माइनस i के r। यहाँ i इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है, जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। आप जानते हैं इस बात को। इनफैक्ट आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप सिंपली इस इक्वेशन को r के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको जस्ट यही इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस फॉर्म के इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको पता है किस तरह से लिखते हैं, और इसलिए g विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय r e टू द पावर प्लस माइनस i के r। आप इसी से देखिए, अगर हम r को यहाँ 0 पुट कर दें तो g विल बी इनफैक्ट व्हाट, g विल बी अनडिफाइंड। r को अगर 0 रख दिया जाए तो आप देखिए g का वैल्यू निकाल करके कि g विल बी a डिवाइडेड बाय 0 एंड e टू द पावर 0, मतलब हो गया a डिवाइडेड बाय 0, जो कि अनडिफाइंड हो जाता है। और अनडिफाइंड होने का मतलब कि g को हम r बराबर 0 पर डिफाइन ही नहीं कर सकते। यही तो कारण है कि हम जो g को फाइंड आउट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस पॉइंट r बराबर 0 को छोड़कर उसके नेबरहुड के अदर पॉइंट पर उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि r इक्वल टू 0 एक सिंगुलर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये फिजिकल लॉ है वह वैलिड नहीं हो पा रहा है। सो r इक्वल टू 0 इज नोन एज द सिंगुलरिटी ऑफ दिस वेरी पॉइंट, जो हमने यहाँ पर दिखाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि r बराबर 0, दिस इज कॉल्ड द सिंगुलर पॉइंट ऑफ फॉर g। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जब r 0 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, बट r इज टेंडिंग टुवर्ड 0, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉइंट्स इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट r इक्वल टू 0। r बराबर 0, मान लो कि यह पॉइंट है जहां r बराबर 0 है, दैट इज r इज इक्वल टू r प्राइम है। तो ये तो सिंगुलरिटी है, लेकिन इसके अगल बगल का, इसके काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट का जो अदर पॉइंट्स है, वहाँ पर दिस कैपिटल R इज नॉट 0 बट दैट इज ऑलमोस्ट 0।
क्योंकि हम क्लोज पॉइंट की बात कर रहे हैं। आप बहुत ही छोटा सा एक क्लोज लूप बनाइए जिसके अंतर्गत अदर पॉइंट को कंसिडर कीजिए, तो भले ही वहाँ आर एग्जैक्टली जीरो नहीं है लेकिन लगभग जीरो है। ऐसी स्थिति में आप कहते हैं कि आर इज नॉट जीरो बट आर इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इस रिजल्ट से देख सकते हैं कि जी का वैल्यू क्या होगा। जी किसके बराबर है? ए डिवाइडेड बाय आर ई टू द पावर प्लस माइनस आई के आर, बट जब हम लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आर का वैल्यू जीरो कर दीजिए तो ई टू द पावर जीरो हो जाएगा। सो एंड ई टू द पावर जीरो इज वन। तो ऐसी स्थिति में आप ये कह सकते हैं कि यह जो जी है वह ए बाय आर को टेंड करता है। तो एक बड़ा ही रिमार्केबल बात है कि जी का वैल्यू ए बाय आर के बराबर आया, उस समय आया जब हम आर इक्वल टू जीरो के नेबरहुड के पॉइंट पर उसे इवेलुएट करेंगे, जहां आर एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है लेकिन आर जीरो को टेंड कर रहा है। उस स्थिति में आप जी इक्वल टू ए बाय आर भी कह सकते हैं फॉर ऑल दोज पॉइंट्स विच इज इन द क्लोज नेबरहुड ऑफ आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए, अब इनफैक्ट एक मैथमेटिकल स्टेप यहाँ आपको याद रखना होगा कि हम लोग गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम का उपयोग करेंगे यहाँ पर। और आप जानते हैं कि गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं पढ़ी तो निश्चित रूप से आपने पढ़ा ही होगा, फिर भी अगर आपके दिमाग से यह हटा हुआ है तो आप हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स का वेक्टर एनालिसिस का वीडियो देखिए, वहाँ डिटेल आपको गॉसेज डाइवर्जेंस थ्योरम पर 3 वीडियो मिलेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है कि अगर कोई भी वेक्टर फील्ड है, मान लो एफ, तो उस वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल, जब आप लिखते हैं डेल डॉट एफ, इट मीन्स व्हाट? दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ एफ एंड इट्स वॉल्यूम इंटीग्रल फॉर द वॉल्यूम भी। यह वॉल्यूम भी है क्या? तो मान लो कि कोई क्लोज सरफेस है, दिस इज योर क्लोज सरफेस, और यह क्लोज सरफेस भी वॉल्यूम को इनक्लोज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर इस रीजन में जो सरफेस एस के द्वारा इनक्लोज रीजन है वहाँ कोई वेक्टर फंक्शन या वेक्टर फील्ड या वेक्टर क्वांटिटी एफ है, तो उस थ्योरम कहता है कि एफ के डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल, दैट इज इंटीग्रल ओवर भी डेल डॉट एफ डी भी, बराबर होता है किसके? तो क्लोज सरफेस एस के ओवर एफ का जो नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल होगा। नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? तो मान लो कि इस क्लोज सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट है यह, जिसका एरिया वेक्टर है ds, और इस पॉइंट पर वेक्टर फंक्शन हमारा f है। तो f डॉट ds का इंटीग्रल ओवर दिस क्लोज सरफेस s इज कॉल्ड द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर f। तो गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम के हिसाब से डाइवर्जेंस ऑफ f का वॉल्यूम इंटीग्रल बराबर होता है इंटीग्रल ओवर द क्लोज सरफेस एस एफ डॉट डी एस। यहाँ जो इंटीग्रल पर हमने इंसर्कल कर दिया तो ये एक्चुअली किसको बता रहा है? ये क्लोज सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज जस्ट द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेज डाइवर्जेंस थ्योरम। हालांकि हमने बहुत बोला इस पर, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से पहले जानते हैं। अब एक्चुअली हम इसमें जो यह ए है, जी का मान जो आपने निकाला ए बाय आर इन द नेबरहुड ऑफ आर इक्वल टू जीरो, एक्चुअली उस ए को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, ए को पता करना चाहते हैं कि वह किसके बराबर होगा। अब उसके लिए कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स होगा गॉस के डाइवर्जेंस थ्योरम के उपयोग से, जिसको ध्यान रखना होगा। जैसे आप सपोज कर लीजिए कि एफ जो हमारा वेक्टर फील्ड अभी हमने लिखा है यहाँ पर स्टेटमेंट में, हम उसको डिफाइन करते हैं इस रूप में। ये मानना होगा डेल 1/r, इट मीन्स f इज डिफाइंड एज ग्रेडियंट ऑफ 1/r। जब आप लिखते हैं डेल 1/r, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ग्रेडियंट ऑफ 1/r। ऐसा हम सपोज करते हैं। तो अगर इस रिजल्ट में जो हमारा गॉस का डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसमें f के जगह पर ग्रेडियंट ऑफ 1/r लिख दें तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट कहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ f, और f को लिखा ग्रेडियंट ऑफ 1/r, डेल 1/r। ठीक है, और साथ ही साथ अब हम बात करते हैं
सोर्स पॉइंट का और सोर्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपने आर प्राइम माना था, तो इसके अराउंड यदि हम कोई मान लेंगे एलिमेंट्री वॉल्यूम, इसको डी भी नहीं लिख करके डी भी प्राइम लिखते हैं, इसलिए डी भी के जगह पर लिख दिया डी। दिस इज जस्ट ए सिंबल। आप डी भी लिखेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, सो बात नहीं है, लेकिन हम जिस पॉइंट के सराउंडिंग का यह वॉल्यूम एलिमेंट ले रहे हैं उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमने आर प्राइम माना हुआ है, इसीलिए सिंबल अप्रोप्रिएट लिखने के लिए इसको लिखते हैं डी भी प्राइम। तो डेल डॉट एफ था, एफ के जगह पर लिख दिया ग्रेडियंट ऑफ 1/r, दैट इज डेल 1/r। एंड आरएचएस में फिर क्या था कि इसको आप क्लोज सरफेस कह दे सकते हैं, ये क्लोज सरफेस है, तो इंटीग्रल पर ये इनसर्कल कर दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ था एफ डॉट डी एस, एफ के जगह पर फिर लिख देंगे ग्रेडियंट ऑफ 1/r, एंड डी एस को उसी तरह से लिख दिया डी एस प्राइम, डी एस के जगह पर डी एस प्राइम, क्योंकि कारण वही है कि हम सोर्स पॉइंट को आर प्राइम पोजीशन वेक्टर पर कंसीडर किए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन, वेक्टर एनालिसिस में ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हमने बताया भी आपको पिछले क्लासेस सब में कई बार यूज किया है। ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन बराबर होता है एन आर टू द पावर एन माइनस 2 टाइम्स आर। इस फॉर्मूला को याद रखना है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ है ग्रेडियंट ऑफ 1/r, इट मीन्स आप बात कर रहे हैं ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर -1, तो एन का वैल्यू यहाँ -1 है, आरएचएस पर ध्यान दो, एन का वैल्यू क्या है -1। तो इस फॉर्मूला को जो अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे -1 आर टू द पावर n-2, तो -1 -2 इंटू आर, और यह कितना हो जाएगा देखिए, दिस इज माइनस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इसलिए ग्रेडियंट ऑफ 1/r को हमने रिप्लेस कर दिया, आप देख सकते हैं आरएचएस में, माइनस आर बाय आर क्यूब से, और जो डॉट डी एस प्राइम था वह ज्यों का त्यों है। और साथ ही साथ एलएचएस में दिस डेल डॉट डेल इज डेल स्क्वायर विच इज लाप्लासियन। तो अब आप लिख सकते हैं डेल स्क्वायर 1/r डी वी प्राइम इक्वल टू माइनस आर डॉट डी एस प्राइम बाय आर क्यूब। अब फिर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आर डॉट डी एस प्राइम, अगर हम सपोज कर लें कि ये आर वेक्टर और डी एस प्राइम वेक्टर के बीच थीटा एंगल है, तो आर डॉट डी एस प्राइम अब बाय आर क्यूब, व्हाट इज दिस, आप देख सकते हैं यह हो जाएगा आर इंटू डी एस प्राइम इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इज इट ओके? अब एक आर कैंसिल कर दीजिए, ये रिजल्ट हो गया डी एस प्राइम कॉस थीटा अब बाय आर स्क्वायर। आप कह सकते हैं यह क्या है, एक्चुअली यह जो डी एस प्राइम छोटा सा एरिया वेक्टर है, मान लो यही हमारा एरिया वेक्टर है, इसके द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल है इस फील्ड पॉइंट पर। इसलिए ये जो इंटीग्रेंड है आर डॉट डी एस प्राइम बाय आर क्यूब, हमने उसको लिख दिया डी ओमेगा, एंड दिस ओमेगा इज द एलिमेंट्री सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय दिस एलिमेंट्री एरिया वेक्टर डी एस प्राइम। और फिर इसका आप इंटीग्रल ले रहे हैं क्लोज सरफेस के लिए। ध्यान दीजिए, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंतर्गत पूरे सरफेस के द्वारा बनाया हुआ जो सॉलिड एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 4π। अभी तो हमने इस इंटीग्रल को लिख दिया ओमेगा, लेकिन हम लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आप, कि क्लोज सरफेस के भीतर, चाहे क्लोज सरफेस कुछ भी हो, जैसे मान लो क्यूबिकल सरफेस है, उसके इनसाइड का कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्यूब का सारा फेस मिल करके उस पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा वह 4π होगा। या आप एक स्फीयर ले लीजिए, स्फीयर के भीतर कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, सेंटर पर लीजिए या अन्य जगह पर लीजिए, बट इनसाइड में होना चाहिए, तो निश्चित रूप से सॉलिड एंगल वहाँ क्या होगा 4π। जैसे कि कोई क्लोज्ड लूप होता है, क्लोज कर्व होता है,
उसके भीतर के किसी पॉइंट पर कर्व के द्वारा बनाया गया जो प्लेन एंगल होता है वह 2 पाई के बराबर होता है। जैसे एक सर्कल के भीतर किसी पॉइंट पर सर्कल जो एंगल बनाएगा वो होगा 2 पाई, दैट इज प्लेन एंगल। लेकिन अगर हम सरफेस की बात करें तो क्लोज सरफेस के द्वारा इंटरनल पॉइंट पर बना हुआ टोटल सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। सो दिस ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। तो अब देखिए, इस ओमेगा का वैल्यू आप जान गए। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में यूज कर दीजिए। इक्वेशन 4 क्या कह रहा है? इंटीग्रल डेल स्क्वायर 1/r dv प्राइम इक्वल टू माइनस डी ओमेगा। सो दिस विल बी डेल स्क्वायर 1/r dv प्राइम इक्वल टू माइनस 4 पाई। एंड अगर इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दें, चूंकि हमको ध्यान देना है कि g फाइंड आउट करना है और g होता है a/r के बराबर, तो a/r लाने के लिए हमने क्या किया इस स्टेप में? a से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। a चूंकि कांस्टेंट है तो आप यहाँ डेल स्क्वायर ऑपरेटर के अंतर्गत भी उसको लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज कांस्टेंट। सो डेल स्क्वायर a/r dv प्राइम दिस इज इक्वल टू माइनस 4 पाई a। लेकिन आप जानते हैं कि अगर r इक्वल टू 0 पॉइंट को छोड़ दिया जाए, सिंगुलर पॉइंट को छोड़ दिया जाए और उसके नेबरहुड के पॉइंट को कंसिडर करें, तो अभी आपने जस्ट पढ़ा है कि a/r को तब हम लोग g के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, जो कि हमारा ग्रीन्स फंक्शन है। इसलिए a/r को अब आप देखिए हमने रिप्लेस कर दिया g से। सो यू कैन से इंटीग्रल डेल स्क्वायर जी dv प्राइम इक्वल टू माइनस 4 पाई a। ठीक है, ठीक। देखो, अब ऐसी स्थिति में आप जरा देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन है जो हमने लिखा था शुरुआत में, आप देख सकते हैं जो पिछले क्लास में रिजल्ट ऑब्टेन किया था, उस रिजल्ट को आप ज़रा ध्यान से देखिए। ये रिजल्ट इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन 2 का हम इंटीग्रल ले रहे हैं। इक्वेशन 2 का ये तो यूनिट पोटेंशियल के लिखा हुआ है। अगर टोटल पोटेंशियल के कारण हम अब जानना चाहते हैं फील्ड पॉइंट पर इफेक्ट, तो वैसी स्थिति में हमें इस बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इक्वेशन 2 का क्या लेना होगा? इंटीग्रल। और ये इंटीग्रल हम पॉइंट जो सोर्स पॉइंट है उसके अराउंड एक एलिमेंट्री वॉल्यूम ले लेंगे dv प्राइम, और उसके लिए इंटीग्रेट करके फिर आप टोटल पोटेंशियल के कारण जो ग्रीन्स फंक्शन होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देखिए, हमने कि उसी इक्वेशन 2 का क्या कर लिया? इंटीग्रल, और उसी dv प्राइम लेकर के, जो कि एलिमेंट्री वॉल्यूम है सराउंडिंग द पोटेंशियल सोर्स, तो कुछ नहीं किया गया इसमें, सिर्फ इंटीग्रेशन कर दिया और dv प्राइम इंट्रोड्यूस हो गया उस कारण से। ठीक है, अब देखिए, जब हम बात करते हैं इस लिमिटिंग कंडीशन का कि r टेंड्स टू 0, तो आप देख चुके हैं जस्ट अभी हमने बताया था कि उस कंडीशन में हमारा ग्रीन्स फंक्शन a/r के बराबर होता है। अभी जस्ट देखा आपने। तो हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एक्चुअली इसी कंडीशन में, इसी लिमिटिंग कंडीशन में जानना चाहते हैं जब r टेंड करता है 0। तो आप देखेंगे कि ये जो सेकेंड टर्म है इस लिमिटिंग कंडीशन के अंतर्गत ये 0 हो जाएगा। लेकिन कैसे, हमने इस बात को एक्सप्लेन किया है, जरा ध्यान से देखिए इसको। हम इस इंटीग्रल को इवेलुएट करने जा रहे हैं, इंटीग्रल g ऑफ r प्राइम dv प्राइम, इसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। लेकिन किस लिमिटिंग कंडीशन में? व्हेन r टेंड्स टू 0। आप जानते हैं कि जब r 0 को टेंड करता है g का वैल्यू a/r होता है, तो हमने यहाँ g को रिप्लेस कर दिया a/r से। साथ ही साथ ये जो एलिमेंट्री वॉल्यूम है, इनफैक्ट जब आप एक एलिमेंट्री वॉल्यूम dv प्राइम मानते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक, मान लो कि r रेडियस का स्फीयर है, अब इसी का थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड dv प्राइम। यही dv प्राइम है। और उसको कैसे निकालेंगे? तो डिफरेंशियल ऑफ v प्राइम, और v प्राइम होगा r रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम। सो दिस विल बी डिफरेंशियल
ऑफ 4/3πr³। आर रेडियस के स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3πr³। इसका डिफरेंशियल लो, 4/3π कांस्टेंट फैक्टर है और r³ का डिफरेंशियल लेंगे तो दिस विल बी 3r² नाउ दिस 3 एंड दिस 3 विल कैंसिल आउट एंड दिस इज 4πr²। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर dv प्राइम के जगह पर लिख दिया 4πr²dr। अब एक r आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा और 4π एक कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ गया और इंटीग्रल के अंतर्गत है r/dr। लेकिन आप बात कर रहे हैं कि r इज टेंडिंग टुवर्ड 0, सो व्हेन यू विल टेक r इक्वल टू 0 दिस विल बी 0। इट मीन्स क्या हमने कहा था कि अगर तुम बात करते हो उस लिमिटिंग कंडीशन का जिस लिमिटिंग कंडीशन में r 0 को अप्रोच करता है, जहां r बराबर 0 सिंगुलर पॉइंट है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन 6 का ये जो LHS का सेकंड इंटीग्रल है दैट वैनिशेज, दैट बिकम 0। इसलिए इस कंडीशन में हमारा इक्वेशन 6 तो केवल फर्स्ट टर्म इक्वल टू दिस इंटीग्रल ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन उतना ही के बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए इस कंडीशन में हमारा अब रिजल्ट क्या हो गया। सो इन दिस लिमिटिंग कंडीशन r इक्वल टू 0 आप देख सकते हैं इक्वेशन 6 हो जाता है इंटीग्रल डेल स्क्वायर g dv प्राइम इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस डिराक डेल्टा फंक्शन। ठीक है, लेकिन इस इंटीग्रल का वैल्यू डेल स्क्वायर g dv प्राइम का इंटीग्रल कितना के बराबर होता है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ इक्वेशन नंबर 5 में फाइंड आउट कर लिया है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर वह इंटीग्रल ऑलरेडी इवेल्युएटेड है उसी लिमिटिंग कंडीशन में जब r 0 को टेंड करता है, और यह किसके बराबर है, -4πa के बराबर। ठीक है, तो अब आप इस इंटीग्रल को रिप्लेस कर देंगे -4πa से, हमने यहाँ मेंशन कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 5। और फिर आप जानते हैं कि ये जो डिराक डेल्टा फंक्शन है, जब r ये इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि दिस इंटीग्रल ऑफ दिस डिराक डेल्टा फंक्शन इज इक्वल टू 1। कब होगा यह 1, जिस समय r बराबर होगा r प्राइम के, व्हेन r इज इक्वल टू r प्राइम, तब ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ जब आप कहते हैं कि r इक्वल टू r प्राइम, इट मीन्स r इक्वल टू 0, उसी नेबरहुड की बात कर रहे हैं। इसलिए इस लिमिटिंग कंडीशन में हम इस RHS में जो इंटीग्रल है डिराक डेल्टा फंक्शन का, ये जस्ट डेफिनेशन है डिराक डेल्टा फंक्शन का, इसलिए इसको याद रखना है कि दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन r इज इक्वल टू r प्राइम। तो इस कंडीशन में हम लोग अब इक्वेशन 7 को क्या लिख सकते हैं, LHS में जो इंटीग्रल है वह है -4πa, आप देख चुके हैं, और RHS में जो इंटीग्रल है वो है 1, सो दिस विल बी -1। और इस आधार पर आप देखिए कि a का वैल्यू आपको मालूम हो गया 1/4π। तो यही हमारा एम था, a को इवेलुएट करना। अब a जब इवेलुएटेड हो गया तो आप सीख चुके हैं, आप पहले के इक्वेशंस में देखे हैं कि g को जब हमने फाइंड आउट किया था स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल के केस में, तो दैट वाज इक्वल टू a/r e टू द पावर ±i/r। याद है, ये आपने निकाला था, a/r e टू द पावर ±i/r, जो हमने यहाँ रिपीट भी कर दिया, वो लिखा हुआ ही है। अब इसमें a का वैल्यू रख देंगे जो कि 1/4π है, सो दिस विल बी 1/4πr e टू द पावर ±i/r। तो इस तरह से g का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, जब एक बार g का वैल्यू निकल गया तो अब आप देखिए जो हमने रिजल्ट लिखा हुआ था प्रीवियस क्लास का इक्वेशन नंबर 3, अब बार बार हम पेज उलट के नहीं दिखा रहे हैं, अब हमने फिर से उसको रिपीट ही कर दिया। आपने देखा था पीछे फर्स्ट पेज में ही बताया था कि साई ओमेगा ऑफ r बराबर है इंटीग्रल g ओमेगा ऑफ r प्राइम g ऑफ r प्राइम dv प्राइम। अब इस इक्वेशन में अब आपने जो g ऑफ r प्राइम का वैल्यू फाइंड आउट किया है उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए।
आप जस्ट अभी आपने फाइंड आउट किया है इस जी का वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 9 में। तो इक्वेशन नंबर 9 का यूज कर देंगे अब इसमें, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई इंटीग्रल जी ओमेगा ऑफ आर प्राइम, जो ये फैक्टर है, ठीक है। और इसका वैल्यू रखेंगे जी का, तो दिस इज इनफैक्ट ई टू द पावर प्लस माइनस आई के आर। अब जो कैपिटल आर है वह भी स्मॉल आर और आर प्राइम का फंक्शन है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया आर एंड आर प्राइम, जो रेफर करता है कि दिस कैपिटल आर इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड आर प्राइम। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा कैपिटल आर है वह तो आर माइनस आर प्राइम के बराबर होता है, तो दोनों का फंक्शन है यह, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय दिस मच। तो इस तरह से साई ओमेगा ऑफ आर निकाल लिया। अब एक बार जब आपने साई ओमेगा ऑफ आर निकाल लिया तो याद कीजिए हमने अभी प्रीवियस रिजल्ट में लास्ट 4th नंबर का इक्वेशन लिखा था कि साई ऑफ आर टी, जो फाइनली निकालना हमारा उद्देश्य है, क्योंकि यही हमारा पोटेंशियल फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ए और फाई दोनों को। तो ये साई ऑफ आर टी आपने देखा था कि दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ओमेगा ऑफ आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी ओमेगा। और साई ओमेगा ऑफ आर इक्वेशन 10 में निकाल चुके हैं, तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन 10 का यहाँ यूज कर देंगे। तो एग्जैक्टली इक्वेशन 2 को लिखो, लेकिन ध्यान से देखो कि यहाँ एक इंटीग्रल है ओमेगा के रेस्पेक्ट में इसी रिजल्ट में, और इक्वेशन 10 से जब हम साई ओमेगा का मान रखेंगे तो वह भी इंटीग्रल फॉर्म में ही है, लेकिन भी प्राइम के रेस्पेक्ट में। तो इसका वैल्यू अगर यूज करेंगे, अब ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी और ई टू द पावर प्लस माइनस आई के आर, इस दोनों को कंबाइंड रूप में यहाँ लिख देंगे, तो ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस माइनस के आर। ध्यान से देखिए, बाकी जो फैक्टर जहाँ है वह ऐसा लिख दिया, ठीक है। अगर आप इस एक्सपोनेंशियल का जो पावर है उसमें ओमेगा को भी कॉमन ले लेते हैं, तो देन दिस विल बी ई टू दी पावर माइनस आई ओमेगा। फर्स्ट टर्म में ओमेगा है, टी बच गया, लेकिन सेकेंड टर्म में ओमेगा नहीं है, तो क्या होगा के बाय ओमेगा। लेकिन आप जानते हैं कि के बराबर होता है ओमेगा बाय सी के, तो के बाय ओमेगा बराबर होगा 1/c के। आप यहाँ से देखिए कि के बाय ओमेगा किसके बराबर, 1/c के बराबर, इसलिए यहाँ हो गया r/c। तो फाइनली हमको रिजल्ट क्या मिलता है कि साई ऑफ आर टी इज इक्वल टू 1/4 पाई डबल इंटीग्रल, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन ओमेगा और वी प्राइम दोनों के रेस्पेक्ट में हो रहा है, डबल इंटीग्रल जी ओमेगा ऑफ आर प्राइम डिवाइडेड बाय आर ऑफ आर आर प्राइम टाइम्स ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस माइनस आर बाय सी। ये आपने साई ऑफ आर टी का वैल्यू फाइंड आउट किया, और आप जानते हैं कि ये जो साई ऑफ आर टी है यह फाई को भी रिप्रेजेंट करता है और यह ए को भी रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब इसके पहले ये जो टाइम के जगह पर फैक्टर आया टी प्लस माइनस आर बाय सी, इनफैक्ट यही आइडिया देता है आपको रिटार्डेड और एडवांस्ड पोटेंशियल का, इसलिए अब इस पर फोकस करेंगे, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। देखो r/c भी तो टाइम ही होगा ना, क्योंकि t टाइम है, तो टाइम में हम टाइम को ही ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सपोज कर लिया हमने कि t प्लस माइनस rc हमारा t प्राइम है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब एक्चुअली आप जान चुके हैं, कई बार देखे हैं कि ये कैपिटल R है क्या, तो सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट के बीच का सेपरेशन है, उसके बीच का डिस्टेंस है, या फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है कैपिटल R विथ रेस्पेक्ट टू द सोर्स पॉइंट, ठीक है। और हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वह डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है लाइट के स्पीड से c से। तो ध्यान से सोचो कि अगर हम आपसे सवाल करें कि इस सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चलेगा और फील्ड पॉइंट पर पहुंचेगा, बोलो क्या समय लगेगा। चूंकि ये डिस्टर्बेंस कांस्टेंट स्पीड c से चलता है और स्पीड कांस्टेंट है, तो सिंपली डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम मालूम हो जाएगा।
यस और नो? तो बोलो, सोर्स से फील्ड पॉइंट तक पहुंचा डिस्टर्बेंस, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें जो समय उसको लगेगा दैट विल बी आर डिवाइडेड बाय सी। सो एक्चुअली व्हाट इज दिस आर बाय सी? आर बाय सी रिप्रेजेंट करता है उस टाइम इंटरवल को जिस टाइम इंटरवल में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सोर्स पॉइंट से चलता है और फील्ड पॉइंट पर पहुंचता है। ठीक है, सो आई हैव मेंशन्ड हियर दैट दिस आर बाय सी इज व्हाट? दिस इज टाइम टेकन बाय लाइट सिग्नल टू ट्रेवल ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सोर्स पॉइंट टू द फील्ड पॉइंट। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप इस यहाँ जो हमारे रिजल्ट में एक इंटीग्रल है जी ओमेगा आर प्राइम ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस माइनस आर बाय सी डी ओमेगा। एक्चुअली कन्वेनियंस के लिए हम इस इंटीग्रल को अब सिंपली मान लेते हैं जी ऑफ आर प्राइम टी प्लस माइनस आर बाय सी। इसको ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। जो ओमेगा आप इसमें सबस्क्रिप्ट लगाते थे उस ओमेगा सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर दिया है, इसको हम लोग इस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब जब साई ऑफ आर टी का आप वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए। एक इंटीग्रल के जगह पर तो जी ऑफ आर प्राइम टी प्लस माइनस आर बाय सी लिख लिया। सो नाउ दिस साई ऑफ आर टी मे बी रिटन एज 1/4 पाई इंटीग्रल जी ऑफ आर प्राइम, सॉरी एक चीज़ यहाँ करिए, यहाँ पर आप जी ओमेगा रहने दीजिए, जी ओमेगा, और इसको जब माना तब ऐसा मान लिया, ओमेगा सबस्क्रिप्ट को हटाकर सपोज कर लिया। ठीक है, अब देखिए तो साई ऑफ आर टी डिफाइंड हो गया इस रूप में 1/4 पाई इंटीग्रल जी ऑफ आर प्राइम टी प्लस माइनस आर बाय सी। इसके जगह पर आप टी प्राइम भी लिख सकते हैं ओवर आर टी भी प्राइम। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली इस इक्वेशन में आप जो देख रहे हैं कि टी प्लस माइनस आर बाय सी, मैथमेटिकली ये दोनों ही साइन बिल्कुल सही है, प्लस भी लिख सकते हैं माइनस भी लिख सकते हैं। सो वी से सिंपली दैट मैथमेटिकली बोथ प्लस माइनस साइंस इन दिस इक्वेशन आर वैलिड, बोथ आर वैलिड। लेकिन एक्चुअली ये जो माइनस साइन है यही एक्चुअली फिजिकली एक्सेप्टेड है, फिजिकली पॉसिबल है। प्लस साइन एक्चुअली एक फिजिकली इनवैलिड सिचुएशन को बताता है। इनवैलिड सिचुएशन कैसे? अब जरा ध्यान से सोचिए, जब आप माइनस साइन कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप टाइम को अब ले रहे हैं क्या, जब माइनस लेंगे तो टाइम को ले रहे हैं टी माइनस आर बाय सी। ठीक है, टी माइनस आर बाय सी जो कि आपका टी प्राइम है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपने क्या माना था कि आपका जो सिग्नल है वह इस फील्ड पॉइंट पर कब है, तो फील्ड पॉइंट पर है टी टाइम पर, और वह सोर्स पॉइंट पर अगर पूछें कि वही सिग्नल जो टी टाइम पर फील्ड पॉइंट पर पहुंचा है वह सोर्स पॉइंट पर पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था, तो जो जितना समय इसको लगेगा फील्ड पॉइंट तक जाने में उतना समय पहले पैदा हुआ था। जैसे मान लो कि तुम कहते हो कि फील्ड पॉइंट पर यह 7 बजे था और सोर्स पॉइंट पर यह सपोज करो, सोर्स से मान लो कि इसको फील्ड पॉइंट तक जाने में 10 सेकेंड लगा, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि 7 बजे से 10 सेकेंड पहले वह यहाँ था, दैट इज 7 o'clock माइनस 10 सेकेंड। तो आप ऐसा कहिए कि t माइनस आर बाय सी रिप्रेजेंट करता है कि सोर्स पॉइंट पर हमारा जो फील्ड है वह प्रोड्यूस हुआ था फील्ड पॉइंट पर पहुंचने के r बाय सी टाइम पहले। इसका मतलब फील्ड पॉइंट पर जो इफेक्ट होगा उसका कारण पहले पैदा हुआ था, तो इसका मतलब जो कॉज है वह तो सोर्स पॉइंट पर हो रहा है और इफेक्ट उसका फील्ड पॉइंट पर अनुभव कर रहे हैं, तो कॉज प्रीसीड करता है इफेक्ट को, और दिस इज नेचुरल फैक्ट। आप जानते हैं कि पहले कारण होता है तब उसका प्रभाव होता है। तुम
ऐसा सोचो कि पहले हम लोग एक गन से बुलेट फायर करेंगे तब कोई चिड़िया मरेगी। ऐसा नहीं होगा कि चिड़िया पहले मर जाएगी और तब बुलेट फायर होगा। सो कॉज ऑलवेज प्रेसिड्स द इफेक्ट, और उसको यह T-R/C बताता है। T-R/C का मीनिंग हमने कहा कि ये बताता है कि सिग्नल को R इस पॉइंट R, इसका पोजीशन वेक्टर R है, इस पॉइंट R एंड T पर पहुंचने में कितना समय लगा है R/C, और वह R/C टाइम पहले यहाँ पर पैदा हुआ था। इसलिए कॉज पहले इफेक्ट बाद में, तो ये सिग्निफिकेंट है, फिजिकली एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर हम उल्टी बात करते हैं, ऐसा अगर हम प्लस साइन लेते हैं, तब आप क्या कहेंगे कि T टाइम पर जिस सिग्नल का इफेक्ट अनुभव किया गया फील्ड पॉइंट पर, वह सोर्स पॉइंट पर पैदा कब हुआ था? तो अनुभव होने के R/C टाइम बाद। ये तो उल्टी बात हो गई ना भाई, कि तुम कहते हो कि इफेक्ट हो गया पहले T टाइम पर और पैदा हुआ उसका कारण T+R/C टाइम पर। ये तो उल्टी बात है। इनफैक्ट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड, इन दिस रियल वर्ल्ड, सच ए फेनोमेना इज नॉट पॉसिबल। ये तभी हो सकता है जब टाइम रिवर्स डायरेक्शन में चलता हो। आइंस्टीन ने भी इसके लिए ट्राई किया था, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली। अगर आपने रिलेटिविटी पढ़ा होगा, साइमल्टेनिटी ऑफ इवेंट, तो वहाँ भी हम लोग देखते हैं कि ऐसा एक ही स्थिति में हो सकता है जब कोई सिग्नल लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से चले, लेकिन हमारा रिलेटिविटी भी कहता है कि नहीं, कोई भी सिग्नल लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड से नहीं चलता है। इसीलिए कभी भी जो इफेक्ट होगा वह बाद में होगा, कारण उसका जो कॉज है वो पहले होगा। लेकिन प्लस साइन लेने का मतलब होगा कि इफेक्ट हो गया पहले T टाइम पर और उसका कारण, उसका कॉज पैदा हुआ T+R/C टाइम पर, मतलब बाद में। तो माइनस साइन लेने से जो सॉल्यूशन आएगा साई ऑफ RT, ऐसे पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल। और इस सॉल्यूशन को, ये तो एक्चुअली हमारा जो साई ऑफ RT है, या है क्या, मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन ही तो है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग रिटार्डेड पोटेंशियल सॉल्यूशन ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं, जो फिजिकली एक्सेप्टेबल है, फिजिकली पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने प्लस साइन लिया तो घटना क्या होगी कि इफेक्ट पहले कारण बाद में, जो कि इस रियल वर्ल्ड में नहीं होता है, और लेकिन मैथमेटिकली तो हो रहा है। इसलिए वैसे पोटेंशियल को तो हम लोग एडवांस्ड पोटेंशियल बोलेंगे, या उसको मैक्सवेल इक्वेशन का एडवांस्ड पोटेंशियल सॉल्यूशन कहते हैं, जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि रिटार्डेड पोटेंशियल और एडवांस्ड पोटेंशियल को आपने समझा होगा। हमने इस चीज़ को यहाँ पर लिख भी दिया है कि द प्लस साइन इन इक्वेशन A इंडिकेट्स दैट the signal arriving at R and T should have started from R prime at a time T+R/C. It implies that the effect precedes the cause. इसका मतलब इफेक्ट ही पहले या कारण बाद में। It is completely unphysical. ये बिल्कुल अनफिजिकल है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। And the solution with the plus sign is known as advanced solution, और ऐसे पोटेंशियल को एडवांस पोटेंशियल कहेंगे। तो रिटार्डेड पोटेंशियल फिजिकल रियलिटी है, यह वास्तविकता है, और इसी को आगे हम लोग इस टॉपिक में हमेशा पढ़ेंगे। और एडवांस पोटेंशियल जो है वह नॉट फिजिकल रियलिटी, वह मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भले ही हमको आ गया, लेकिन आगे हम कभी भी एडवांस पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। अब देखिए, अब हमने आपसे क्या कहा था, शुरू में ही कहा था कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स, जनरल कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन है साई ऑफ RT, ये साई ऑफ RT तो फाई को भी रिप्रेजेंट करता है और A को भी रिप्रेजेंट करता है। याद करो, बोला था कि नहीं, दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब साई को आप फाई और A दोनों के रूप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तब ध्यान दीजिए। और G आपका सोर्स फंक्शन है, याद करो, जो हमारा G फंक्शन है, यह G, ये हमने कहा था कि यह रो को भी रिप्रेजेंट करेगा और J को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो अब अगर आप फाई को डिफाइन करेंगे तो साई के जगह पर फाई लिखेंगे, और जहाँ पर G है उसके जगह पर रो लिखेंगे। ध्यान दीजिए, आप प्लस साइन नहीं लिखना, माइनस साइन केवल,
रिटार्डेड पोटेंशियल के टर्म में। और फिर अगर साई का मीनिंग आपने ए ले लिया तो सोर्स फंक्शन जो जी है उसके जगह पर अब जे लिखना पड़ेगा। और जो कांस्टेंट फैक्टर है उसमें थोड़ा अंतर आता है कि फाई वाले केस में हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और जे वाले केस में म्यू नॉट बाय 4 जो कि आप कूलम्ब पोटेंशियल से भी जानते हैं और जो बायोट सेबार्ट लॉ पढ़ते हैं उससे भी जानते हैं। सो देखो, इसलिए फाई ऑफ आर ये साई के जगह पर ही लिखा जा रहा है। जहाँ कांस्टेंट था 1/4 अब हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट। और क्या कहा था अभी हमने कि जहाँ आप लिखते हैं जी, स्मॉल जी अब रिकॉग्नाइज हो रहा है रो के रूप में। दिस इज योर सोर्स फंक्शन एंड प्लस साइन नहीं लेना है, रिटार्डेड की बात कर रहे हैं, टी माइनस आर बाय सी एंड डिवाइडेड बाय। अब एक सामान्य टेक्निक है इसको लिखने का कि आप रिटार्डेड पोटेंशियल को अगर लिखते हैं तो ये जो रिटार्डेड टाइम है टी माइनस आर बाय सी जो कि टी प्राइम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेड टाइम। टी प्राइम जो किसके बराबर है, टी माइनस आर बाय सी के बराबर, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेड टाइम। आप इसको नहीं लिख करके रो को स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिख दीजिए, दिस इज जस्ट ए सिंबल। जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर आप इस सोर्स फंक्शन को लिखा हुआ देखेंगे आप समझ जाएंगे कि यह रिटार्डेड पोटेंशियल को बता रहा है। सो इन दिस वे दिस फाई ऑफ आर टी मे बी एक्सप्रेस्ड लाइक दिस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल। और पूरे वॉल्यूम की आप बात कर सकते हैं कि यहाँ जो टोटल वॉल्यूम है भी प्राइम, यहाँ भी लिख दे सकते हैं भी प्राइम, या भी लिख सकते हैं। अगर टोटल वॉल्यूम को भी मानेंगे तो प्राइम नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्राइम तो केवल इस बात का इंडिकेशन है बताया कि हम आर प्राइम पॉइंट के सराउंडिंग का एलिमेंट्री वॉल्यूम ले रहे हैं। तो इक्वेशन बी में बी जो है वही डिफाइन कर रहा है स्केलर पोटेंशियल फाई को, जो कि एक रिटार्डेड पोटेंशियल के रूप में आ रहा है, ठीक है। और साई का दूसरा मीनिंग है ए, तो ए ऑफ आर टी को जब डिफाइन करेंगे तो कांस्टेंट 1/4 के जगह पर अब आएगा म्यू नॉट बाय 4 ध्यान रखना है। और जो सोर्स फंक्शन था स्मॉल जी अब दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय जे। और इसको भी आप इसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिख देंगे तो ऑलरेडी ये रिटार्डेशन को बताता है। ऐसी स्थिति में यह टी माइनस आर बाय सी लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और टी माइनस आर बाय सी के जगह पर जैसा हमने कहा कि टी प्राइम भी लिखेंगे। जैसे आगे हम नेक्स्ट क्लास में जब आपको लिनार्ड विचर्ट पोटेंशियल पढ़ाएंगे जो कि रिटार्डेड पोटेंशियल ही है, तो वहाँ पर इस सिंबल को देखेंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि हमने रिटार्डेड पोटेंशियल, रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल फाई और रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल ए दोनों को डिफाइन कर दिया। अब ये हमारा जस्ट एक कंक्लूजन होगा कि हमने अभी कहा था आपसे कि अगर तुम रो ऑफ आर प्राइम को स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिखते हो तो जस्ट यह एक सिंबल होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है, सॉरी, चार्ज डेंसिटी को टी प्राइम इक्वल टू टी माइनस आर में। ये रिमार्केबल बात है। इसका मतलब ये है कि यदि आप फील्ड पॉइंट पर जानना चाहते हैं इफेक्ट को तो आपको जो सोर्स कंसीडर करना होगा दैट इज रो और जे, वह रो और जे एक्चुअली जिस टाइम टी पर ऑब्जर्वेशन का जो टाइम है उससे आर बाय सी टाइम पहले कंसीडर करना होगा। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि दस द रिटार्डेड पोटेंशियल फाई एंड ए आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द चार्ज एंड करंट डेंसिटीज एट ए टाइम which is set back by r by c relative to the time of observation, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था रिटार्डेड पोटेंशियल का। अब इनफैक्ट इसी पोटेंशियल को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत करेंगे लिनार्ड विचर्ट पोटेंशियल, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोटेंशियल है। और लिनार्ड विचर्ट पोटेंशियल के टर्म में ही यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज के कारण प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे।